हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। तो बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आज तो अपन को बहुत सारे चोर पकड़ने हैं, क्रिमिनल पकड़ने बेटे, क्योंकि ये आपको भी याद होना चाहिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ काम आती है। तो ये आपराधिक जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको पकड़ने में ये यूज लेते हैं बेटे, या फिर जो मैटरनल या पैटर्नल पहचान होती है, कोई कह देता है कि ये तो मेरा बेटा है या ये मेरा बाप है, ये मेरी मां है, तो वहां पर पैतृक पहचान के लिए भी अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग लेते हैं। तो बेटे पहले पुराने जमाने के अंदर तो ये नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग चलती थी, लेकिन आपको पता है कि कई सातिर अपराध ऐसे भी होते हैं जो मान लो हाथों में दस्ताने पहन लिए और उसने अपराध कर दिया, तो फिर बेटे वो पकड़ाई में नहीं आएगा। लेकिन ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ये ऐसी तकनीकी है जो अगर क्राइम साइट पर उसका कोई एक बाल भी वहां प्रेजेंट रह गया, कोई ब्लड का सैंपल वहां प्रेजेंट रह गया, या फिर कोई सेल या टिश्यू का सैंपल वहां पर प्रेजेंट रह गया, तो बेटे वहां से उस कोशिका से डीएनए को निकाल करके और फिर इसको जो है क्या कहते हैं मैच करवाया जाएगा। तो इस आधार पर अपराधियों को पकड़ने में इसका यूज होता है। बेटे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है इसको अपन कई पार्ट में पूरा करेंगे, तो आइए अपन शुरुआत करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो बेटे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अपन शुरुआत करते हैं और इसको याद रखिएगा बेटे। यहां पर अपन देखते हैं यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसको पूरी डिटेल से लेना है। तो सबसे पहले बेटे अपन यहां से स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, यानी परिचय से। परिचय यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहां से पहले स्टार्ट हुई और भारत में इस प्रिंटिंग को कौन लाया, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। तो यहां अपन देखते हैं बच्चों कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था यानी अलेक्स जेफरी। अलेक्स जेफरी, तो ये थोड़ा याद रखना, अलेक्स जेफरी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का खोज करता है, खोज करता। और ये लगभग 1984 के अंदर बेटे इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डिस्कवर किया। तो याद रखना कभी क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो ये है अलेक्स जेफरी। भारत में इसके बारे में बताया तो बेटे ये दो वैज्ञानिक हैं, एक तो डॉक्टर वीके कश्यप, डॉक्टर वीके कश्यप, और एक है यहां पर डॉक्टर लाल जी। तो इन दोनों ने भारत में, याद रखना बेटे, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बार और आप देख लें कि सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया अलेक्स जेफरी ने, और उसके बाद में बेटे भारत में वीके कश्यप और साथ में डॉक्टर लाल जी ने भारत में या इंडिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। अब ये फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए की जो विशिष्टता है, यह आप भी जानते हैं कि बेटे अधिकतर ये मान के चलो कि धरती पर अगर 30 अरब व्यक्ति हो जाएंगे तब भी दो व्यक्तियों के डीएनए की मिलने की केवल संभावना बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हर दो व्यक्ति का डीएनए बिल्कुल समान नहीं होता है, यानी अधिकांश डीएनए तो बेटे समान होता है, लेकिन डीएनए का जो कुछ भाग होता है वह असमान होता है। उस असमानता के आधार पर ही यहां पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बनाई जाती है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना यह कहलाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो यह भी आप याद कर सकते हैं। किस तरह से याद कर सकते हैं बेटे, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, डीएनए की विशिष्टता, ये ध्यान रखना, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना, व्यक्तियों की पहचान करना, व्यक्तियों की पहचान करना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखिएगा
कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, बच्चों यहां पर याद करना है कि अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ की तरह कोई प्रिंटिंग नहीं होती जो छाप छूट जाएगी। यहां पूरी एक विधि होती है और उस विधि के माध्यम से अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को तैयार करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, यानी व्यक्तियों की पहचान करना कि ये डीएनए इस व्यक्ति का होगा, ये डीएनए इस व्यक्ति का होगा, तो बेटे इसे ही अपन कहेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहां तक क्लियर? जैसा मैंने आपसे कहा कि इस धरती पर अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, यानी अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान, यह ध्यान रखना बेटे, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, परंतु बेटे याद रखना है, परंतु डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे ये ध्यान रखना बेटे, जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, यानी उस डीएनए को आप क्या कहोगे, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहोगे, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख लें कि यहां पर आप देखो अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, अधिकांश डीएनए का यानी व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग वो असमान होता है, जिसे आप याद रखने वाले हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो यहां कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या होंगे, वीएनटीआर क्या होगा और आरएफएलपी क्या होगा, इन सब के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। तो इंट्रोडक्शन में बेटे आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले तो इसको डिस्कवर किया गया बाय द अलेक्स जेफरी, तो खोजकर्ता आपको याद हो जाएगा किसने डिस्कवर किया। बेटे अधिकांश क्वेश्चन तो सीधा सा यह आ जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक तो कौन है, अलेक्स जेफरी, ये ध्यान रखना, इन्होंने डिस्कवर किया। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो बताया बेटे, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, एक तो डॉक्टर वीके कश्यप जी हैं और एक डॉक्टर लाल जी हैं, जो कि हैदराबाद में एक MMNB एक संस्था होती बेटे, वहां पर उसके निदेशक भी हैं। तो ये डॉक्टर कश्यप और डॉक्टर लाल जी भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइएगा भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते किसे हैं, तो बेटे न्यू मत बता देना कि जिस तरह से फिंगर को मैच करते हैं वैसे डीएनए भी आसानी से मैच नहीं। डीएनए बेटे बहुत ही विशिष्ट मॉलिक्यूल है, यानी आप कहोगे कि हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वह कई हजार जीनों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में डीएनए अलग अलग विशिष्ट होता है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना यह कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेटे धरती पर रहने वाले जो अधिकांश व्यक्ति हैं उनका डीएनए लगभग समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो आइएगा आगे फिर अपन यहां पर क्या क्या यूज लेंगे, तो यहां अपन देखेंगे बच्चों, यहां पर आप देखिएगा कि यहां हमारे पास में है सबसे पहले यानी असमान डीएनए खंड, असमान डीएनए, यानी जो जितने भी व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों में बेटे जो असमान डीएनए होता है, इस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए।
पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें कुछ शब्द आएंगे बच्चों, उनकी जानकारी होना आपको जरूरी है। कि सबसे पहला शब्द आएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए? कि व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए, असमान डीएनए जो कि कुछ भाग जो है डीएनए का असमान होता है, तो उस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। ये भी याद रखना, अपन लिखेंगे आगे। उसके बाद में बेटे ये जो असमान डीएनए होता है इसके विशेष खंड होते हैं, ये याद रखना, इसके विशेष सेगमेंट होते हैं, इसके विशेष खंड होते हैं। इन खंडों को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इन्हें आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, यानी प्रतिबंधित खंड कहेंगे। तो फिर समझ लो, ये परिभाषा भी अपन लिखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए है, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए? बेटे जो व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए। मैंने क्या कहा कि अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, तो जब समान डीएनए होगा वो यूज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन डीएनए का कुछ भाग ऐसा होता है बच्चों जो हर व्यक्ति में असमान होता है, तो उस असमान डीएनए के भाग को पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहोगे। और पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के जो विशेष खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहोगे। और बेटे ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम होता है, यानी इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का विशेष सीक्वेंस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के विशेष अनुक्रम को या न्यूक्लियोटाइड के विशेष सीक्वेंस को यहां आप कहोगे VNTRS। इसकी फुल फॉर्म में बता दूंगा बच्चों अभी, VNTRS यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो पहले आप ये याद कर लें कि जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उसमें पाए जाने वाली न्यूक्लियोटाइडों के विशेष अनुक्रम को या उन न्यूक्लियोटाइड के विशेष सीक्वेंस को कहा जाएगा VNTRS। और ये जो VNTRS होते हैं यहां पर बेटे इनकी संख्या के आधार पर विशेष लंबाई के खंड, यानी ये जो VNTR है इसके आधार पर यहां पर डीएनए भिन्न भिन्न, याद रखना बेटे, भिन्न भिन्न लंबाई के खंडों में बना होगा। तो ये यहां आप देखिएगा कि ये जो VNTRS है, तो VNTRS की संख्या के आधार पर, ये ध्यान रखना, इसकी संख्या के बेस पर ये बेटे अलग अलग लंबाई के खंड यहां पर होंगे, डिफरेंट लंबाई के खंड होंगे, अलग अलग लंबाई के खंड, अलग अलग लंबाई के खंड जिन्हें आप कहोगे RFLP। RFLP। तो यहां देखो फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास में असमान डीएनए था, तो बेटे असमान डीएनए को पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहा। और पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए जो है ये बेटे विशेष खंडों का बना होगा जिन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड का विशेष सीक्वेंस वहां पर उपस्थित होगा जिसे VNTRS कहेंगे। और VNTRS बेटे संख्या के आधार पर किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 10 है, तो उन VNTR की संख्या के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा ये अलग अलग लंबाई का होगा। तो अलग अलग लंबाई के जो फ्रेगमेंट बनेंगे फिर उन्हें आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये अभी अपन फुल फॉर्म लिखने वाले हैं। तो बेटे यहां पर अपन लिखें, चौथा पॉइंट यहां पर अपन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का चौथा पॉइंट ये मैंने बता दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या होता है, यानी जो डीएनए असमान होता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहेंगे। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए है ये विशेष लंबाई के खंडों का बना होता है। तो ये याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के विशेष लंबाई के खंड, डीएनए के विशेष लंबाई के खंड क्या कहलाएंगे बेटे? ये खंड यहां पर कहलाएंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहलाते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं।
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, यानी यहां पर डीएनए के जो पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए होता है ये बेटे विशेष लंबाई के खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यहां पर आप कहोगे। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का आपको पता लग गया, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। उसके बाद में आप यहां पर देखिएगा बेटे, ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम पाया जाता है, जिन्हें VNTRS कहेंगे। तो यहां आप याद रखना है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स में उपस्थित विशेष न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, विशेष न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या अनुक्रम, ये अनुक्रम को बेटे आप कहोगे सीक्वेंस्ड VNTRS कहलाते हैं, VNTRS कहलाते हैं। तो ये यहां पर आप देख लें VNTRS, यानी एक आपको याद रखना है कि ये VNTRS क्या होता है। तो अभी यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा बेटे, VNTRS कहलाते हैं। तो यहां पहले एक बार अच्छी तरह से देख लें, ये सारे के सारे टॉपिक आपको याद करना है, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, उसके बाद में VNTRS और फिर RFLP। तो बेटे सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए किसे कहेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो व्यक्तियों में असमान डीएनए उपस्थित होता है, तो उस डिसिमिलर डीएनए को, उस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटे। पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए जो है ये विशेष खंडों से मिलकर बना होगा, तो ये विशेष खंड क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो यहां आप देख लें पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के विशेष लंबाई के जो खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी प्रतिबंधित खंड कहेंगे। यह भी क्लियर हो गया। और बेटे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में विशेष न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम पाया जाता है, यानी वहां पर विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है। तो उस सीक्वेंस को आपने क्या कहा, VNTRS। तो यहां मैं बता दूं, ये यहां आप याद रखना VNTRS, यानी बेटे इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो आप देख लें VNTRS की फुल फॉर्म देख लें बेटे, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो ये तो हमें क्या मिल गया, VNTRS। अब VNTRS की संख्या बेटे अलग अलग होती है, किसी खंड में ये 10 हो सकते हैं, किसी खंड में ये 20 हो सकते हैं, किसी खंड में ये 5 हो सकते हैं। तो VNTRS की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, जिन्हें RFLP कहा जाता है। तो अगले नंबर पर अपन यहां पर देखते हैं, अगले नंबर पर यहां देखते हैं बच्चों कि यहां पर क्या हुआ, नंबर 6 आप यहां पर देखें, नंबर 6। तो नंबर 6 में क्या है कि बेटे जो VNTR है, ये VNTR की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के खंड होते हैं। तो यहां आप देखिएगा VNTRS की संख्या के आधार पर, की संख्या, ये ध्यान रखना बेटे, संख्या के आधार पर, यानी ये आपको याद रखना है, किसकी संख्या के आधार पर, VNTRS की संख्या के आधार पर। यानी यहां आप देखेंगे तो बेटे जैसे मान लेते हैं एक डीएनए खंड ये है, इसमें VNTR मान लेते हैं कि ये 1 2 3 और 4 है, या फिर मैं यहां पर लेता हूं कि एक डीएनए खंड हमारे पास में ये है, इसमें VNTRS मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर ये है VNTRS। तो बेटे इसमें तो टोटल 4 VNTRS है, इसमें टोटल 6 VNTRS है। तो ये जो VNTRS की संख्या होती है उसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, उन्हें आप RFLP कहते हैं। तो VNTRS की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स अलग अलग, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, जिन्हें जिन्हें बेटे आप क्या कहोगे, जिन्हें आप कहेंगे RFLP, जिन्हें कहा जाता है RFLP, यानी बेटे यहां कहोगे रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हमारे पास में RFLP। अब ये इतना सो दिमाग आपको लगाना ही होगा कि बच्चे सबसे पहले ये जो VNTRS है उनकी संख्या के आधार पर ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, तो उसकी संख्या के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं ये भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। जिसमें VNTRS कम होंगे वह छोटा खंड होगा, जिसमें VNTRS ज्यादा होंगे वह बड़ा खंड होगा। तो ये अलग अलग लंबाई के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है RFLP, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां अपन को सीक्वेंस से क्या क्या याद करना है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म DNA, ये ध्यान रखना बेटे, यहां से मैं बता देता हूं ये आपको कैसे याद करना है। पहले आपके यहां पर आएगा पॉलीमॉर्फिज्म DNA, ठीक है। उसके बाद में फिर बेटे क्या याद करना है, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या याद करना है, VNTRS, और उसके बाद में याद रखना है RFLP। तो ये इस तरह से ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो एक बार और आप देख लें कि जैसे आपके सामने आ गया पॉलीमॉर्फिज्म DNA, क्या कहोगे बेटे, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान DNA, तो उस असमान DNA को आप क्या कहोगे, यानी पॉलीमॉर्फिज्म DNA। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म DNA है ये विशेष लंबाई के खंडों से मिलकर बना होगा। तो विशेष लंबाई के जो DNA खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कह दोगे। ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम पाया जाएगा। तो इस विशेष अनुक्रम को आप क्या कहोगे, VNTRS कहोगे। और बेटे VNTRS की संख्या के आधार पर आप देख लें, ये छोटा खंड है, ये बड़ा खंड है, तो VNTRS की संख्या के आधार पर ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं ये अलग अलग लंबाई के होते हैं, उन्हें आप कहोगे RFLP, यानी फुल फॉर्म क्या याद हुई, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बच्चों आप देखिएगा कि यहां पर अपने क्या देखा कि क्राइम साइट से, यानी यहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, उपयोगी सैंपल। अब देखो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए अपन किन किन सैंपल का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटे यहां पर अपन उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहले अपन ब्लड का उपयोग कर सकते हैं, ब्लड भी सैंपल के रूप में ले सकते हैं बेटे, सीमन अपन ले सकते हैं। उसके अलावा बेटे हेयर्स अपन वहां पर ले सकते हैं, हेयर्स। उसके अलावा कोई बॉडी सेल अपन ले सकते हैं, कोई बॉडी टिश्यू अपन वहां पर ले सकते हैं, या बेटे कोई ऑर्गन्स आप वहां पर ले सकते हैं। तो आप देख लें कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप अलग अलग तरह के सैंपल उपयोग में ले सकते हैं। जो भी क्राइम साइट से सैंपल मिलता है बेटे, ब्लड का सैंपल मिलता है क्योंकि अधिकतर क्राइम साइट होती है, तो बेटे ब्लड वहां सैंपल के रूप में मिलता है। या फिर बेटे कोई शरीर का बाल हो या कोई जो है हेयर्स हो वह भी सैंपल के रूप में मिल जाए, नाखून हो वह भी सैंपल के रूप में मिल जाए, या फिर कोई सीमन हो बेटे, कोई रेप केस हो तो रेप केस के अंदर सीमन को सैंपल के रूप में लिया जाता है। उसके अलावा बेटे वहां पर हमारे शरीर का कोई भी
पार्ट अगर रह जाए, यानी अगर नाखूनों के अंदर भी खून जमा हुआ रहता है, वह भी सैंपल के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाले जो सैंपल होंगे वो एक तो ब्लड होगा, सीमन होगा, हेयर्स होंगे, सेल्स होगी, टिश्यू या फिर ऑर्गन। तो ये बच्चों ये था हमारे पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट के बारे में बताया कि जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या है ना, उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या है, उसके अलावा बेटे वीएनटीआरएस क्या है और एक आरएफएलपी क्या है। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना और याद करना। आगे अपन पढ़ते हैं तो बेटे यहां पर आने वाला है इसकी मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म से पहले फिर मैं आपको याद करवा दूं कि बेटे यहां पर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई जाएगी उनमें इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा। पहला शब्द क्या आ रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ये ध्यान रखना बेटे। पहला शब्द आ रहा है यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, तो ये आपको याद रखना है। तो फिर बताओ क्या बताया था मैंने आपको कि अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए, तो असमान डीएनए को कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। आगे बढ़ो, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के बाद में आ रहा है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो फिर क्या याद करोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए है उसके विशेष लंबाई के जो खंड होते हैं, उसके विशेष लंबाई के जो खंड होते हैं उन्हें प्रतिबंधित खंड यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे। फिर अगला शब्द क्या आ रहा है बेटे? तो अगला शब्द आ रहा है हमारे पास में वीएनटीआरएस। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं, देखो यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, ये भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है। तो बेटे इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होता है, तो इसमें पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम होगा उन अनुक्रमों को आप वीएनटीआरएस कहेंगे। और ये जो वीएनटीआरएस होते हैं ये अलग अलग फ्रेगमेंट में बेटे अलग अलग संख्या में होते हैं। तो इनकी संख्या के बेस पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है ये अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो वो अलग अलग लंबाई के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उन्हें आप रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। तो इस तरह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का परिचय हुआ। अब आइएगा इसकी विधि पर, यानी किस तरह से अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्राप्त करेंगे। तो ये यहां पर अपन देखेंगे बेटे, यानी विधि। तो यहां दूसरे नंबर पर अपन लेंगे, दूसरे नंबर पर इसका पार्ट लेंगे बेटे अपन विधि, यानी सेकंड पार्ट होगा इसका मेथड, सेकंड पार्ट। और ये इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि, मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि। तो बेटे यहां पर अपन विधि के लिए इसको अपन दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, दो पार्ट में अपन यहां पर लेंगे, दो पार्ट पर लेंगे। तो विधि में अब अपन क्या करते हैं बेटे, 3 व्यक्ति लेते हैं अपन, 3 तरह के सैंपल अपन वहां पर लेंगे, 3 तरह के सैंपल लेंगे। पहला सैंपल लेते हैं अपन, यानी डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल ऑफ क्राइम साइट, डीएनए सैंपल ऑफ क्राइम साइट, डीएनए सैंपल ऑफ क्राइम साइट, क्राइम साइट। एक होगा बेटे डीएनए सैंपल ऑफ सस्पेक्टेड ए पर्सन, सस्पेक्टेड ए पर्सन। और दूसरा यहां पर अपन लेते हैं, यानी डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल फ्रॉम सस्पेक्टेड बी पर्सन, बी पर्सन। इसको मैं यहां पर ए दे देता हूं बेटे, इसको मैं ए दे देता हूं सैंपल को, इसको मैं बी दे देता हूं और इसको सैंपल को मैं सी दे देता हूं। तो यहां आप देख लें, पहले डीएनए सैंपल फ्रॉम क्राइम साइट, ये ध्यान रखना, पहले अपन डीएनए सैंपल लेंगे और ये डीएनए सैंपल कहां से लेंगे, फ्रॉम क्राइम साइट, डीएनए सैंपल फ्रॉम क्राइम साइट। तो ये ध्यान रखना, पहले अपन यहां पर डीएनए सैंपल जो लेंगे ये लेंगे बेटे फ्रॉम क्राइम साइट, और यहां पर लेंगे डीएनए सैंपल फ्रॉम सस्पेक्टेड ए पर्सन, और यहां लेंगे डीएनए सैंपल फ्रॉम जो है सस्पेक्टेड बी पर्सन। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें,
3 डीएनए सैंपल लेंगे। एक डीएनए सैंपल तो अपन क्राइम साइट से लेंगे जहां पर अपराध हुआ है। अब अपराध से अपन ने डीएनए सैंपल ले लिया। अब इस डीएनए सैंपल को अपन जिस पर संदेह है ना, जिस पर सस्पेक्टेड है कि ये 2 व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो बेटे फिर उनका भी डीएनए सैंपल लेंगे और फिर आपस में मैच करवाएंगे। तो यहां पर आप देखिएगा कि डीएनए सैंपल जब यहां पर अपन लेंगे तो यहां अपन देखिएगा बेटे कि इसमें किस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। तो यहां अपन लेते हैं डीएनए सैंपल। तो यहां पर सबसे पहले अपन लेते हैं यानी क्रोमोसोम नंबर जो है 7 का। तो ये यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 7 है और ये इसमें इस तरह से इसके क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम है। यहां भी अपन लेते हैं ये डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल बेटे, और इस तरह से यहां पर अपन ने ये क्रोमोसोम नंबर 7 लिया। ठीक है, यहां पर VNTRS अपन ले लेते हैं कि सपोज करो इसमें VNTRS 10 है और इसमें यहां पर 9 है। इसमें VNTRS मान लो 8 है और यहां पर 5 है। इसमें VNTRS मान लो 10 है और यहां पर 5 है। तो ये तो हम अब 10 है तो बेटे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 2 3 4 ये 10, 9 है तो बेटे इसमें कितने कॉलम बनाएंगे आप, यहां पर 9 बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से 9। इसमें 8 है तो बेटे 8 बनाएंगे, 1 2 3 4। इसमें 5 है तो इस तरह से आप यहाँ पर 5 बनाएंगे। इसमें 10 है तो बेटे इस तरह से यहाँ पर ये VNTRS को 10। इसमें 5 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी बेटे 9 होगा 9, तो इसमें भी आप VNTRS बनाएंगे यानी 9। तो ये तो हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर 7 हुआ। उसके बाद में अब यहां पर अपन लेते हैं यानी क्रोमोसोम नंबर 16 लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16। तो ये यहां पर मैं ले रहा हूं ये क्रोमोसोम नंबर 16। तो 16 में आप देखिएगा इस तरह से ये क्रोमोसोम है, ये यहां पर हाँ, इसके अंदर बेटे मैं ले लेता हूं कि यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 5 है और ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। यहां पर क्रोमोसोम नंबर ये 9 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। यहां पर क्रोमोसोम नंबर 5 है और क्रोमोसोम नंबर 6 है। तो 5 पे तो बेटे 1 2 3 4, ये तो ये 5 VNTRS हो गए है ना। 6 से बेटे तो 1 2 3 4 5, तो ये 6 VNTRS होंगे। 9 है बेटे तो 1 2 3 4 5 6 8 9। 3 है बेटे यहाँ पर तो 1 और 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बनेंगे, यहाँ पर ये 3 सेगमेंट बनेंगे। इस तरह से ये VNTRS 3 बनेंगे। यहाँ पर पूरे VNTRS लेंगे तो इस तरह से ये VNTRS बनेंगे। इसमें 5 है बेटे तो 1 ये 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर इसमें ये 5 VNTRS। इसमें 6 है बेटे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पर इसमें 6 VNTRS यहाँ पर बनेंगे। ये 5 VNTRS तो ये इसमें 5 VNTRS यहाँ पर बनेंगे। इसमें 6 से बेटे तो इस तरह से ये 6 VNTRS यहाँ पर बनेंगे। तो ये हुआ हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर 16। अगला यहाँ पर अपन लेते हैं तो बेटे यहाँ लेते हैं अपन क्रोमोसोम नंबर जो है 2, क्रोमोसोम नंबर 2। तो 2 में अपन यहाँ देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा इस पर बेटे अपन यहां पर ले लेते हैं कि यहां पर ये 4th है और 1 ले लेते हैं अपन यहां पर 8। यहां ले लेते हैं बेटे अपन यानी यहां पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 4 ले लेते हैं बेटे और इसमें अपन ले लेते हैं 8। तो यहाँ 4 बनाइएगा 1 2 3 4, तो ये तो हो गया हमारे पास में इसके अंदर VNTR। इसमें 8 ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इस तरह से ये VNTRS की संख्या है। इसमें बेटे 4 हैं तो ये 1 2 3 और 4, तो ये 4 यहाँ पर VNTRS आ गए। इसमें मात्र 2 है तो बेटे ये 2 VNTRS रहेंगे। इसके अंदर 4 है तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 यहाँ पर VNTRS है। इसमें बेटे यहाँ पर अगर 8 हैं
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 ये यहाँ पर आपके पास में VNTRS हो गया। तो ये बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्राइम साइड पर अपने 3 गुणसूत्रों को चुना है, 3 गुणसूत्रों को चुना है, गुणसूत्र नंबर 7, गुणसूत्र नंबर 16 और गुणसूत्र नंबर 2, गुणसूत्र नंबर 2। तो ये ध्यान रखना, यहां अपन ने चुना है गुणसूत्र नंबर 2, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला जो हमारे पास में होगा ये है गुणसूत्र नंबर 2। अब आप यहां देखो कि 7 पर बेटे VNTRS, ये ध्यान रखना, ये क्या है VNTRS, इधर ये वाले है ना, इसके बेटे VNTRS ये वाले होंगे, यानी ये भी क्या है VNTRS की संख्या, और इधर आप यहां लिख लें ये भी क्या है VNTRS की संख्या। यहां तक क्लियर। अब यहां आप देख लो बेटे, इसके अंदर ये VNTRS की संख्या है। अब अपन यहां पर इनके स्लाइड, इनकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी। तो ऑटो रेडियोग्राफी के बाद में यहां आप देख लें, यहां आप देख लें कि ये तो हमारे पास में है ये A सैंपल, ये हमारे पास में है B सैंपल और ये हमारे पास में है C सैंपल। तो बेटे ये यहां पर ये है A सैंपल, इसको मैं यहां पर ले रहा हूं, ये सैंपल है A। इस तरह से यहां पर मैं ले रहा हूं बेटे, तो ये वाला सैंपल है हमारे पास में यानी B, और ये वाला सैंपल अपन ले रहे हैं, तो ये वाला सैंपल है बच्चों, ये सैंपल है हमारे पास में यानी C। क्लियर। इसमें VNTRS आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी तरह से इसमें VNTRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बेटे 12। यहां आप देख ले इसका VNTRS 1 और ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये बेटे आपको याद रखना है, ये VNTRS हमने वहां पर लिख दिया। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 7 को। सबसे पहले अपन यहां पर देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटे क्रोमोसोम नंबर 7। तो क्रोमोसोम नंबर 7 का VNTRS तो 10 आ रहा है, तो यहां आप दिखाइएगा A का देखने बेटे अपन पहले, तो ये 10 पर यहां पर, ये यहां पर मैंने बना दिया, ये पहला VNTRS इसके 10 पर आ गया, ये 10 पर यहां पर आ गया, ये तो हो गया बेटे हमारे पास में 10। उसके बाद में कहां पर है 9 पर, तो ये यहां पर ये मैंने ले लिया, तो ये यहां पर बना दिया यानी 9 पर। ठीक है। अब आ जाओ सस्पेक्टेड B वाला। तो B वाले का जो क्रोमोसोम नंबर 7 वो एक तो 8 पर है, तो ये 8 पर बेटे मैं यहां पर, ये क्रोमोसोम नंबर है 7 जिसको मैंने येलो कलर से बनाया है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 7। उसके अलावा क्या है बेटे 5, तो ये यहां पर दूसरा इसमें है क्रोमोसोम नंबर 5 का VNTRS 5 वाला, तो 5 पर अपन यहां पर लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर आप देखो कि 10 और 9 पर, तो इस पर यहां पर अपन ने देखा तो ये 10 पर यहां पर एक VNTRS आ रहा है और एक आ रहा है इसके यहां पर 9 पर, तो ये यहां पर हमारे पास में हो गया, एक तो 10 पर और एक 9 पर। उसके बाद में बेटे ये तो हुआ हमारे पास में कौन सा, यानी क्रोमोसोम नंबर 7। अब अपन बनाते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर। तो क्रोमोसोम नंबर जो 16 है वो 16 को किस तरह से देखोगे बेटे, तो ये जो सस्पेक्टेड A है उसका क्रोमोसोम नंबर 16 में कितने VNTR है 5 और 6। तो एक तो अपन 5 पर देखे बेटे, तो यहां पर ये वाला एक तो ये 5 पर आ गया VNTRS, और ये कहां पर देखोगे ये 6 पर आ गया VNTRS, ये यहां पर आपके सामने ये 6 पर है। उसके बाद में सस्पेक्टेड B पर देखो 9 और 3, तो बेटे 9 कहां पर है, ये यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, सस्पेक्टेड B यानी इधर यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर अपन ने बनाया सस्पेक्टेड B, तो एक तो बेटे सस्पेक्टेड B में जो है ये 9 होगा, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर B में 9, तो ये B में 9 यहां आ रहा है बेटे, इस जगह पर ये सस्पेक्टेड B का 9।
ठीक है। और उसके अलावा आप ये देख ले सस्पेक्टेड बी का 9 और दूसरा कहां पर आ रहा है 3 पर, तो ये 3 पर यहां पर अपन ने इसको बना दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास में यानी सस्पेक्टेड बी। अब अपन आ जाए सी पर, तो सी पर एक कहां रहा है बेटे 5 पर, तो ये 5 पर मैंने यहां पर इसको बनाया, ये 5 पर आ गया। उसके अलावा देखो कहां पर है 6 पर, तो ये 6 पर भी अपन ने यहां पर इसको बना दिया, ये 6 पर बना दिया, ठीक है। अब आ जाओ आप क्रोमोसोम नंबर 2 पर, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पर आप बनाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पर बेटे 4 और 8 VNTR है, तो एक तो यहां पर ये 4 पर आप बनाएंगे VNTR और एक बनाएंगे आप 8 पर। अभी समझाऊंगा बेटे पूरा, पहले मुझे को बना लेने दीजिएगा। ये यहां पर हमारे पास में ये सस्पेक्टेड बी में आप देखो 4 और 2 पर आ रहा है, तो 4 कहां पर है इस जगह पर, ये सस्पेक्टेड 2, और फिर यहां पर ये 2 पर आ रहा है बेटे, ये यहां पर 2, ये सस्पेक्टेड बी है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन चले सी पर, तो इसमें 4 और 8 आ रहा है, तो 4 कहां पर बेटे ये यहां पर है, ये 4 इस जगह पर है, यहां तक क्लियर हुआ, 4 इस जगह पर है। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या देखा कि 8, तो ये यहां पर ये 8 है, ये यहां पर 8 है। तो इस तरह से ये हमने यहां पर बना लिया, यानी जो है इसकी टेबल, इसको बोलेंगे एक्सरे फिल्म, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म। तो इस फिल्म पर आप मैच करवाना है। अब देखो आप इधर सस्पेक्टेड ए है, सस्पेक्टेड बी है और ये सस्पेक्टेड सी है, यहां तक क्लियर बेटे। यहां पर क्राइम साइट से सैंपल वाला तो ए है और 2 सस्पेक्टेड है बी और सी, इनके सैंपल लिए और इनके गुणसूत्र नंबर 7, गुणसूत्र नंबर 16 और गुणसूत्र नंबर 2 को अपन ने ऑटो रेडियोग्राफी करवाई। तो बेटे जब वहां पर देखा तो उनमें VNTRS आप देख लो कि जो क्रोमोसोम नंबर 7 है उसमें 10 और 9 है, बी वाले के में बेटे 8 और 5 है, और जो सी वाला है उसमें 9 और 10 है। उसके बाद में ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसमें ए यानी क्राइम साइड के सैंपल में VNTRS से 5 और 6, बेटे सस्पेक्टेड बी के जो ए है उसके अंदर है 9 और 3, और जो सस्पेक्टेड बी है उसके अंदर है 5 और 6। सैंपल क्राइम साइड में क्रोमोसोम नंबर 2 पर VNTRS 4 है, 8 है, इसमें 4 है, 2 है और 4 है, 8 है। अब जब इनकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है तो बेटे ऑटो रेडियोग्राफी में ये VNTRS की संख्या के आधार पर ही ये आपको RFLP मिलते हैं, यानी DNA के विभिन्न लंबाई के खंड मिलते हैं। अब बेटे मैच करवाओ, आप मैच करवाइएगा। तो यहां आप देखो कि इससे मैच करवाएंगे, तो ये यहां पर इसको इससे मैच करवाएंगे बेटे यहां पर, तो ये जो येलो कलर का है ये इससे मैच कर रहा है, ये यहां से बेटे ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये और ये मैच कर रहा है, और ये वाला मैच कर रहा है, और ये वाला तो मैच कर रहा है बेटे, है ना, लेकिन और मैच नहीं कर रहे, इसमें ये मैच कर रहा है। तो अब आप देख लीजिएगा कि इसमें जो मैचिंग हुई है बेटे ये वाले सैंपल की मैचिंग इस वाले सैंपल से हो रही है, यानी यहां पर जो सस्पेक्टेड है यानी जो बेटे अपराधी है, तो यहां अपराधी जो होगा वो अपराधी कौन सा होगा, सस्पेक्टेड बी होगा। क्योंकि आप देख ले कि बेटे ये तो है क्राइम साइट का सैंपल, तो क्राइम साइट के सैंपल से जो मैच कर रहा है, आप देखो ये 2 यहां पर जो है गुणसूत्र नंबर 7 है, ये गुणसूत्र नंबर 7 है ना, ये 1 है, ये 1 है। तो आप देख ले जो मैचिंग हो रही है ये मैचिंग कहां से हो रही है, क्राइम साइट के सैंपल से हो रही है। तो इसे अब यहां पर अपन विधि के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये तो बेटे मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये किस विधि में काम करता है तो ये भी अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटे कि क्राइम साइट से अपन ये सैंपल को रिसीव करेंगे। अब इसका मैं मेथड बता देता हूं बेटे कि किस तरह से जो है, तो ये है यानी ब्लड सैंपल, ये मैं यहां पर ले लेता हूं, ये है ब्लड सैंपल, क्लियर। अब ब्लड सैंपल से अपन DNA को पृथक करेंगे, तो यहां पर देखिएगा कि इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया, तो ये है पृथक DNA, ये होगा बच्चों पृथक DNA। यानी अपन ने क्या किया कि अब क्राइम साइट से जो सैंपल मिला है उससे किस तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाएंगे,
तो यहां आप देख लें कि ये यहां पर क्राइम साइट से ये ब्लड का सैंपल मिला है, उस ब्लड के सैंपल से अपन ने डीएनए को अलग कर लिया। डीएनए को अलग करने के साथ ही यहां पर अपन ने इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से करवाई, और उसमें करवाने के साथ बेटे हमें क्या मिला कि डीएनए के विभिन्न लंबाई के खंड यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखना, यानी डीएनए के खंड या डीएनए के खंडों में या डीएनए के खंड, ये यहां पर डीएनए के कई खंडों में ये बदल गए डीएनए के खंड। अब ये जो डीएनए के खंड है इनकी जो व्यवस्था की जाएगी, यानी इनकी जो व्यवस्था की जाएगी बेटे या इन्हें जमाया जाएगा, तो ये होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो यहां पर ध्यान रखो कि डीएनए के खंड जो कि इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के करवाने पर प्राप्त हुए, ये यहां डीएनए के अलग अलग लंबाई के खंड यहां पर नजर आ रहे हैं बेटे। इनको व्यवस्थित किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ कि यहां पर डीएनए के खंडों का पृथक्करण हो गया। यहां पर यह ध्यान रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए खंड क्या हो गए, पृथक हो गए। डीएनए खंड पृथक हो गया, यानी जिस खंड को हमें चाहिए वह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उसको अलग कर लेंगे। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से यहां से बेटे स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण। तो डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज, यानी याद रखना बेटे, डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित, ये ध्यान रखना कि डीएनए इसको आप कहोगे सॉर्दन ब्लॉटिंग, इसको आप कहोगे सॉर्दन ब्लॉटिंग। तो डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित किया जाता है, इसे सॉर्दन ब्लॉटिंग कहेंगे। उसके बाद में बेटे यहां पर यानी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को बाइंड किया जाता है, यानी बाइंड विद रेडियो एक्टिव प्रोब। ये याद रखना कि यहां पर नाइट्रोसेल्यूलोज पर स्थानांतरित करने के बाद में नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ में जोड़ा जाता है। उसके बाद में फिर इसका किया जाता है बेटे, यानी एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी, यानी याद रखना, फिर इसकी की जाती है एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद में इस पर एक्सरे पर विभिन्न लंबाई के बैंड, फिर इसको देखा जाता है एक्सरे फिल्म में, एक्सरे फिल्म। तो फिर उसके बाद में बनाई जाती है एक्सरे फिल्म, जिस पर अपन देखते हैं कि डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में वहां पर दिखाई देते हैं, उनको आपस में मैच करवाया जाता है, और मैच करवाने के साथ ही बेटे सस्पेक्टेड का पता लगा लिया जाता है। तो ये मेथड है, एक बार और आराम से आप देखें, क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा सा जटिल है बेटे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अपराधी इतने आसानी से पकड़ा भी नहीं आते हैं, बड़े सातिर होते हैं, याद रखना। तो आपको भी सातिर बनना पड़ेगा, यानी तभी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद होगी। तो एक बार अब देख ले कि क्राइम साइट से बेटे हमें कोई ब्लड का सैंपल मिला, या कोई सेल का मिला, या कोई टिश्यू का मिला, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सैंपल से आप डीएनए को सेपरेट करेंगे। तो पहले अपन ने इस सैंपल से डीएनए को पृथक कर लिया, लेकिन डीएनए बेटे अभी लंबे धागे के जैसा है, तो फिर इसकी क्रिया अपन किससे करवाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। और जैसे इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां डीएनए के विभिन्न लंबाई के खंड हमें मिलते हैं, डीएनए के विभिन्न लंबाई के खंड हमें मिलते हैं, और उन खंडों को
फिर अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के माध्यम से व्यवस्थित करके और विशेष लंबाई के खंड को अलग कर लेते हैं। तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेटे, डीएनए घनत्व के आधार पर या लंबाई के घटते क्रम में जमता जाता है, तो फिर वहां पर उनको व्यवस्थित करके विशेष लंबाई के डीएनए के खंडों को वहां से निकाल लिया जाता है और फिर पृथक जो डीएनए खंड होगा इसे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कौन सी मेम्ब्रेन पर? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह घटना सॉर्दर्न ब्लोटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉर्दर्न ब्लोटिंग। उसके बाद में नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन होगी बेटे यहां पर, ये मेम्ब्रेन है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को चारों तरफ से किसके साथ में बाइंड कर दिया जाता है? तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ में बाइंड कर दिया जाता है, जिससे बेटे यहां पर चमकीलापन बढ़ जाता है। और रेडियो एक्टिव प्रोब से बाइंड करने के बाद अब इसका एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है और जब एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है तो एक्सरे फिल्म पर अपन क्या देखते हैं कि अलग अलग लंबाई के बैंड दिखाई देते हैं और वो जो अलग अलग लंबाई के जो बैंड होते हैं बेटे वही RFLP कहलाते हैं, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में ये अलग अलग होते हैं। तो जो सैंपल से हमें एक्सरे फिल्म पर RFLP बैंड मिले, जैसा भी अपने आगे पिछले उसमें देखा था, और एक हमें सस्पेक्टेड के RFLP बैंड मिले, दोनों के बैंडों को मैच करवाया जाएगा और मैच करवाने के साथ ही जिनके बैंड बिल्कुल समान नजर आते हैं एक्सरे फिल्म पर, तो फिर उसी व्यक्ति को सस्पेक्टेड मान लिया जाता है। तो इस तरह से इसको आप लिखकर भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटे, इस विधि का पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? विधि का पहला पॉइंट होगा कि सैंपल से डीएनए का पृथक्करण, सैंपल से डीएनए का पृथक्करण, ये विधि का पहला पॉइंट याद रखना कि जो भी क्राइम साइट पर हमें सैंपल मिला, पहले बेटे अपन क्या करना है कि उस सैंपल से डीएनए को अलग करेंगे। अब डीएनए अपन ने अलग कर लिया तो अब इसको विभिन्न खंडों में तोड़ेंगे, याद रखना। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पृथक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, इसको बेटे यहां पर REE अपन यहां पर लिखते हैं। तो पृथक डीएनए को, या कहां से पृथक बेटे? सैंपल से, ये याद रखना, कहां से पृथक? सैंपल से। तो सैंपल से पृथक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, कई खंडों में विभक्त किया जाता है, कई खंडों में विभक्त। तो ये आपको याद रखना है कि जो डीएनए हमें सैंपल से मिला है उस डीएनए को क्रिया किससे करवाएंगे? याद रखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और बेटे ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को कई खंडों में तोड़ देगा। क्लियर? अब यहां पर ये जो डीएनए के कई खंड हैं, तो बेटे इनका पृथक्करण किसके आधार पर किया जाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के माध्यम से। तो फिर थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि डीएनए खंडों का पृथक्करण, डीएनए खंडों का पृथक्करण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा किया जाता है, विधि द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद हो गया। यानी क्या हुआ कि बेटे जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए खंडों को तोड़ा, तो बेटे अब उन खंडों का जो पृथक्करण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? जेल
फोरेसिस मेथड, और इस मेथड के माध्यम से ये डीएनए के विभिन्न लंबाई के खंडों का अलग अलग कर लिया जाता है। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जिन खंडों को अपन ने अलग किया है, अब इनको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। तो फिर यहां पर आप देखें कि 4th नंबर पर बेटे, यानी पृथक डीएनए खंडों को यहां याद रखना बेटे, पृथक डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज, प्रथम डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित किया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को इस पर स्थानांतरित। तो ये घटना कहलाती है शोर्दन, इसको कहोगे शोर्दन ब्लोटिंग, इसको आप कहोगे बेटे शोर्दन ब्लोटिंग। तो आप यहां पर एक बात देख रहे, पृथक डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ये वर्ड याद रखना, यानी जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को बेटे अलग किया जाएगा, तो उन डीएनए खंडों को फिर ट्रांसफर किया जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, और ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है इस पर ट्रांसफर करना कहलाता है शोर्दन ब्लोटिंग। अब यहां पर क्या होगा, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को बेटे ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव प्रोब, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ जोड़ा जाता है, तो यहां पर आप देख ले के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलना बच्चों, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो वापस देखो आप, सबसे पहले अपन ने सैंपल कहां से अलग किया बेटे, सैंपल डीएनए का पृथक्करण, यानी जो सैंपल हमें मिला उससे हमें डीएनए को अलग किया, और जैसे डीएनए को अलग किया तो उस पृथक डीएनए को फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम से क्रिया करवाई और हमने डीएनए को कई खंडों में तोड़ दिया। उन खंडों का जो अरेंजमेंट है, उन खंडों का जो पृथक्करण है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से विभिन्न लंबाई के खंडों को अलग कर लिया गया बेटे, फिर उन खंडों को कहां पर स्थानांतरित किया, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, यहां तक स्थानांतरित कर दिया, और फिर स्थानांतरित करने के बाद में नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ में जोड़ा गया। जोड़ने के बाद क्या होगा, यानी यहां पर आप देखिएगा कि जोड़ने के बाद में बेटे, यहां पर यानी जोड़ने के बाद, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को जोड़ने के बाद, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रेडियो एक्टिव प्रोब से जोड़ने के बाद एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, ये याद रखना, एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। अब जब ये एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी जब की जाती है तो इस ग्राफी के बाद एक्सरे फिल्म पर, तो यहां याद रखना बेटे, यानी एक्सरे फिल्म पर विभिन्न लंबाई के बैंड दिखाई देते हैं, विभिन्न लंबाई के बैंड्स दिखाई देते हैं, विभिन्न लंबाई के बैंड्स दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहोगे आप, जिन्हें वापस RFLP कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहां पर बेटे ये हमारे पास में ये सस्पेक्टेड है, तो यहां पर कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, याद रखना, कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा। तो इस तरह से यहां पर ये अलग अलग लंबाई के बैंड दिखाई देते हैं, और इन बैंड को क्या कहेंगे, RFLP। और ये जो RFLP हैं,
अब क्या होगा, यानी सैंपल व सस्पेक्टेड के RFLP को मैच करवाकर DNA फिंगर प्रिंटिंग बनाई जाती है। तो ये आपके पास में हो गया DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो बच्चों यहां पर आप देख ले कि पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ये किया कि क्राइम साइट से बेटे सैंपल को उठाया, फिर उस सैंपल से अपने डीएनए को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में डीएनए को विभिन्न खंडों में तोड़ा, विभिन्न खंडों में तोड़ने के बाद फिर उसे इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस मेथड के द्वारा विभिन्न खंडों को अपने उनके लंबाई के अनुसार अरेंज करके अलग कर लिया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उन कई सारे डीएनए खंडों का पृथक्करण किया। इन पृथक डीएनए खंडों को किस पर ट्रांसफर किया, तो बेटे ये ट्रांसफर कर दिया हमने किस पर, RFLP, यानी ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के बाद फिर क्या किया बच्चों, यानी यहां से फिर अपन ने इसको रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ में जोड़ा, और जोड़ने के बाद में इसके एक्सरे रेडियोग्राफी की, और फिर जब इसकी फिल्म बनाए तो उस पर विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड में नजर आए जिन्हें RFLP कहते हैं। तो क्राइम साइट के सैंपल से और सस्पेक्टेड के सैंपल के RFLP को मैच करवा करके और हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटे ये टॉपिक था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो बेटे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी और इसको अच्छी तरह याद करना। ओके बच्चों, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।